हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैंडीकैप्ड इन्फो। आज की इस वीडियो में लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गवर्नमेंट जॉब अपडेट। अगर आप इस चैनल हैंडीकैप्ड इन्फो पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आज मैं लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल कर आ रही है इंडियन पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। इंडिया पोस्ट मतलब भारतीय डाक, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है, जिसके अंदर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर डाक सेवक की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी हैं। देखिए दोस्तों, यह एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट एलिजिबल है। खास बात यह है कि यहाँ पर कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाता। ये एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका बहुत ही फास्ट चलता है, मतलब बहुत ही कम समय में आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाती है, फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करूंगी। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे, डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, सिलेक्शन होने के बाद इन पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, साथ ही दोस्तों जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरे ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको शुरुआत में बता ही दिया है, मैंने भारतीय डाक के अंदर 3 अलग अलग पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज सभी पोस्ट को कंबाइन करके 21,413 यहाँ पर निकल के आ चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, 2000 वैकेंसी नहीं है, 1000 वैकेंसी नहीं है, 21,413 वैकेंसी है यहाँ पर निकल कर आई है। और ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी स्टेट वाइज, सर्कल वाइज, डिवीजन वाइज, कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। वैकेंसी का पूरा ब्यौरा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि आंध्र प्रदेश में टोटल 1215 वैकेंसीज हैं। उसके नीचे बिहार से देख लीजिए 783 वैकेंसीज हैं, छत्तीसगढ़ से 638 वैकेंसी हैं, दिल्ली से 30 वैकेंसी हैं, फिर गुजरात से 1203 वैकेंसी हैं। यहाँ पर आप स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की पूरी जानकारी ले सकते हैं। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपके स्टेट में आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितनी वैकेंसी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ये देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 10 जनवरी 2025 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वह आपकी 3 मार्च 2025 रखी गई है। क्लियर है? जैसे कि शुरुआत में बताया, सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलेगा। मई मंथ में तक आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनली बात करते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 रुपीज फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है। यहाँ पर बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्वालिफिकेशन को देखेंगे। देखिए दोस्तों, जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम 40 साल एज लिमिट है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 3 मार्च 2025 तक होगी। ओबीसी, एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड को एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओबीसी वालों को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का, फिजिकली हैंडीकैप्ड को 10, 13 और 15 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें, वो बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। दोस्तों, अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो आप एलिजिबल हैं। 10वीं में मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। तो भैया बिंदास आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही एक और चीज का ध्यान रखिएगा, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज की नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे कि चलिए, आप उत्तर प्रदेश से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, जिसकी लोकल लैंग्वेज क्या है? हिंदी। तो आपको हिंदी की समझ होनी चाहिए। तो आप अप्लाई करना चाहते हो अगर आप गुजरात से, तो आपको गुजरात की लोकल लैंग्वेज यानी कि गुजराती की समझ होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आपको साइकिलिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए। बेसिक, यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा कंप्यूटर का नहीं चाहिए होता है। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे कि जॉब प्रोफाइल के बारे में।
कि भैया इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद एग्जैक्टली आपको काम क्या करना पड़ेगा, क्योंकि काफी सारे लोगों को यही डाउट रहते हैं कि हमें हम आगे डिस्कस करेंगे इस बारे में। सबसे पहले ब्रांच पोस्ट मास्टर की जॉब प्रोफाइल को डिस्कस करते हैं। नोटिफिकेशन में हर एक पोस्ट की जॉब प्रोफाइल को अच्छे से समझा रखा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, डे टू डे पोस्टल ऑपरेशंस ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब बाय डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि दोस्तों, जो पोस्ट ऑपरेशंस होंगे ब्रांच पोस्ट ऑफिस के, वे सभी आपको मैनेज करने होंगे। साथ ही इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जो कि पोस्ट ऑफिस की एक ब्रांच है, उसकी जॉब ट्रांजेक्शन्स वगैरह, उससे रिलेटेड जितने भी काम है वे आपको मैनेज करने होंगे। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर को यहाँ पर ज्यादातर कंप्यूटर रिलेटेड काम करना होता है। आपकी जो पोस्टिंग होती है वे ऑफिस सेक्शन की होती है। यहाँ पर आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड काम करना होता है। मोस्टली दूसरा काम आपका मार्केटिंग एंड प्रमोशंस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट एंड ऑपरेटिंग वेरियस सर्विसेज इन द कस्टमर सर्विस सेंटर ऑफ द डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। यानी कि दोस्तों, इंडिया पोस्ट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जितनी भी स्कीम लॉन्च करते हैं या फिर उनके जो प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज हैं, सुविधाएं हैं आम जनता के लिए, कस्टमर उनको प्रमोट करने का काम भी आपका होगा। कस्टमर के बीच भी उनसे रिलेटेड अवेयरनेस बनाने का काम भी आपका होगा। आपका जो सर्कल है यहाँ पर, उस आपकी पोस्टिंग है। तीसरा काम है, इन द स्केल हैंडेड बीओएस बीएमपीएस हैव द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्मूथ एंड काइंडली फंक्शनिंग ऑफ द ऑफिस इंक्लूडिंग मेल कन्वेंस एंड मेल डिलीवरी। यानी कि जो ब्रांच ऑफिस का जितना भी काम है, वह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारा काम टाइम पर हो सके, स्मूथली हो सके, क्लियर है। साथ ही जितने भी डाक वगैरह हैं वे अच्छे से डिलीवर हो जाएं, यह सारा काम आपका होता है। क्लियर है। साथ ही दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है ना, वह आपको असिस्ट करेगा, यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर को असिस्ट करेगा, यानी कि वह आपके हेल्पर के तौर पर आपका काम करेगा। आपके ऑर्डर्स पर काम करने वाला है वह। आप उसको काम बताओगे। साथ ही जो इंस्पेक्टर पोस्ट होता है, और या फिर मेल ओवरसीज होता है, या फिर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और पोस्ट होता है, उनके द्वारा जो काम साइन किए जाएंगे वह आप करते हो, यानी कि पोस्ट मास्टर करता है, उनके ऑर्डर्स पर काम करता है। आप उनको डायरेक्टली मतलब रिपोर्ट करते हो। साथ ही दोस्तों, जो बीपीएम होता है ना, ब्रांच पोस्ट मास्टर, आपको एकोमोडेशन भी प्रोवाइड किया जाता है पोस्ट ऑफिस की तरफ से, यानी कि रहने की जगह भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। सेकंड पोस्ट है आपकी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। आपका काम का होगा, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप डायरेक्टली ब्रांच पोस्ट मास्टर को असिस्ट कर रहे होंगे। जो काम ये बताता है आप उस काम को कर रहे होंगे। जैसे कि पहले इंपॉर्टेंट काम है, सेल ऑफ स्टैम्प, स्टेशनरी कन्वीनियंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल एंड डोर स्टेप, एक्सचेंज द मेल विद अकाउंट ऑफिस एक्सेट्रा, डिपॉजिट पेमेंट्स, अदर ट्रांजेक्शन ऑफ आईपीपीबी। यानी कि जो होते हैं ना, जो आपके स्टैम्प्स होते हैं, आपकी जो डाक के ऊपर लगते हैं, एनवलप के ऊपर लगते हैं, वो सेल करने का काम आपका होता है ऑफिस सेक्शन के अंदर ही। साथ ही डाक से रिलेटेड जितनी भी स्टेशनरी होती है, वह सेल करने का काम होता है। साथ ही जो डाक होती हैं, वो डोर टू डोर स्टेप्स डिलीवर करने का काम, फिर इधर से उधर भेजने का काम आपका होता है। साथ ही दोस्तों, अकाउंट ऑफिस के साथ भी आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है ना, उसकी सारी ट्रांजेक्शन जितने भी हैं डिपॉजिट से, वे सारी की सारी आपको मैनेज करनी होगी। मतलब उसका अकाउंट आपको कंप्यूटर पर मैनेज करना होगा। दूसरा काम है, टू असिस्ट बीपीएम इन पोस्टल ऑपरेशंस इन ए मैनर एज प्रिस्क्राइब बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि आप ब्रांच पोस्ट मास्टर को असिस्ट कर रहे होंगे, सारे पोस्ट ऑपरेशंस पे आप मैनेज कर रहे होंगे। मार्केटिंग एंड प्रमोशंस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट एंड ऑपरेटिंग वेरियस सर्विसेज इन द कस्टमर सर्विसेज सेंटर ऑफ द डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। यानी कि जो सर्विसेज हैं डिपार्टमेंट की, यानी कि जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी आपको मार्केटिंग का काम देखना होगा। तो ये आपके सारे के सारे काम हैं। साथ ही जो मेल ओवरसीज है या फिर इंस्पेक्टर पोस्ट ऑफिस है, इनके द्वारा जो काम असाइन किए जाएंगे वे आप करेंगे। तीसरी पोस्ट है डाक सेवक। इसका काम जो होगा उसको भी काफी हद तक असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर असिस्ट करता है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के अंदर ही पोस्ट आती है। वही आपका स्टाम्प वगैरह सेल करने का काम होता है, स्टेशनरी सेल करने का काम होता है। साथ ही जो डाक है वो डोर टू डोर आपको डिलीवर करने का काम होता है।
इसलिए यहाँ पर साइकिलिंग का स्किल मांगा गया है कि आपको साइकिलिंग चलानी आनी चाहिए डाक सेवक में। डाक सेवक में हैव टू वर्क इन sorting ऑफिसेज ऑफ रेलवे मेल सर्विसेज, यानी कि जो रेलवे में सर्विसेज हैं उसके लिए भी आप काम कर रहे होंगे। क्लियर है? जो अलग अलग मेल ओवरसीज हैं आपकी, उनके बीच का ऑर्डिनेटर कर रहे होंगे। क्लियर है दोस्तों? यहाँ पर पोस्टमास्टर ब्रांच पोस्टमास्टर के अंदर आप काम कर रहे होंगे। क्लियर है दोस्तों? बात करते हैं आप जॉब लोकेशन के बारे में, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद आपकी पोस्टिंग कहाँ पर होगी। देखिए दोस्तों, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करोगे, जो भी सर्कल और डिवीजन से आप फॉर्म भरोगे, उस स्टेट में आपकी फाइनल जॉब लोकेशन रहने वाली है। तो जॉब लोकेशन आपको एक तरीके से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मिल जाती है। यहीं पर हम आगे बढ़ने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि सबसे पहले आपको अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने हैं। देखिए दोस्तों, 10वीं की मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट आपको रेडी कर लेना है, और एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपको रेडी कर लेना है। सर्टिफिकेट आपको रेडी कर लेना है अगर आप कोई रिजर्वेशन रिलैक्सेशन लेते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो उसका सर्टिफिकेट रेडी कर लेना है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट्स की एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। साथ ही आपके पास 6 पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होनी चाहिए। फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको फोटो अपलोड करनी है, साथ ही सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटो का जो साइज है वो 50 से भी से ऊपर नहीं होना चाहिए। जेपीजी फॉर्म में आपको फोटो अपलोड करनी है। सिग्नेचर भी आपको 20 से ऊपर अपलोड नहीं करने हैं। जेपीजी फॉर्मेट में आपको सिग्नेचर अपलोड करनी है। आगे बढ़ने से पहले अलाउंसेस यानी कि सैलरी के वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर टीआरसीए के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती है, जिसका मतलब होता है टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंसेस। हर साल आपको सैलरी में 3% का इंक्रीमेंट मिलता है। देखिए दोस्तों, इंडियन पोस्ट के अंदर जो वैकेंसीज होती हैं उसका बेसिकली 4 घंटे की होती है। 4 घंटे की होती है टाइमिंग। अगर आप 4 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हो तो आपको उसका एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है। यही होता है टीआरसीए, टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस, बीपीएम। ब्रांच पोस्ट मास्टर का पोस्ट के ऊपर अगर आप डेली 4 घंटे काम करते हो तो आपकी मिनिमम सैलरी 14,000 के आसपास रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। फाइनल सैलरी से पोस्ट के ऊपर, इस पोस्ट के ऊपर 29,380 से ज्यादा होती है। कुछ हिडन अलाउंसेस हैं जो कि आपको सिलेक्शन होने के बाद मिलते हैं। नोटिफिकेशन में सैलरी आपको 12,000 से 29,380 देखने को मिलेगी, लेकिन बेसिकली सैलरी आपको 14,500 से लेकर 31,000 के आसपास मिलती है, और ये 4 घंटे का काम करने के लिए मिलती है। अगर आप ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट के ऊपर 5 घंटे काम करते हैं तो आपकी इनिशियल इन एंड सैलरी यहाँ पर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 14,500 से लगभग 32,000 के आसपास हो जाती है। क्लियर है दोस्तों? 6 घंटे काम करोगे तो 18,000 आपको मिनिमम सैलरी हो जाएगी। 7 घंटे काम करोगे तो 21,000 सैलरी होती है। 8 घंटे काम करोगे तो लगभग 22 से 23,000 आपकी शुरुआती सैलरी हो जाती है। इस ऐसे ही बोलते हैं टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंसेस। हर घंटे काम करने के लिए आपकी सैलरी नोटिफिकेशन में लिखी हुई है, 4 घंटे के लिए लिखी हुई है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर डाक सेवक की सैलरी बिल्कुल ऐसे ही है। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग शुरुआती सैलरी 10,000 आपको मिलेगी, फाइनल सैलरी 24,470 मिलेगी, वही 4 घंटे काम करने के लिए। शुरुआती सैलरी 5 घंटे अगर आप काम करते हो 12,000 हो जाएगी, 6 घंटे करते हो तो 14,500 हो जाएगी, टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस के अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो सैलरी का फंडा आपको समझ आ गया। ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट के ऊपर आपको एकोमोडेशन रहने की जगह प्रोवाइड की जाती है। क्लियर है दोस्तों? और अगले साल से आपका 8वां वेतन आयोग लग रहा है तो सैलरी आपकी जबरदस्त हो जाएगी। तो भाई, इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। फाइनली बात करते हैं कि भैया सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। एग्जाम तो नहीं हो रहा, सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। यह एक मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट है दोस्तों। यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो फॉर्म अप्लाई करने के बाद यहाँ पर एक मेरिट बनती है स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज, 10वीं के मार्क्स के बेसिस पर, यानी कि 10वीं में आपके कितने परसेंट नंबर थे। ठीक है, 100 में से कट ऑफ होती है, 100 में से मेरिट बनती है, तो भाई कट ऑफ इसकी ठीक ठाक हो जाती है। मैं आपको पहले बता दूं, 4-5 मेरिट बनती है इसमें। पहली मेरिट बनी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, कुछ स्टूडेंट बाहर निकले, उसके बाद दूसरी मेरिट बनी, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, फिर उसमें से कुछ बाहर निकले, फिर तीसरी मेरिट बनती है। इसी तरीके से अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, ठीक ठाक है, तो भाई सिलेक्शन के बहुत बढ़िया चांस हैं, आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा।
₹100 यहाँ पे फॉर्म फीस चार्ज की गई है नॉर्मल कैंडिडेट के लिए, और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए यहाँ पर कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है। 1 साल में यह वैकेंसी 2 बार निकलती है, एक बार फरवरी में निकलेगी, उसके बाद जुलाई अगस्त महीने के अंदर निकलती है, तब आपके 40,000 के आसपास निकलेगी। क्लियर है वैकेंसीज। तो दोस्तों इसका फुल डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। आपके ऑनलाइन फॉर्म काफी टाइम से भरने स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसके थ्रू आप फॉर्म भर सकते हैं। बिना एग्जाम के आपको नौकरी मिल रही है, तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।